Hello students, welcome back to another lecture of permutation and combination. So as in the previous lecture I have mentioned that how we have discussed the questions based upon the mains pattern. किस तरह से हमने mains pattern के questions को crack करना सीखा था कि हमने जो बेसिक फार्मूले थे, जो बेसिक डेरिवेशंस थे, जो बेसिक रिजल्ट्स थे, उनको यूज़ करके हमने कैसे मेंस पैटर्न के क्वेश्चंस को क्रैक करना सीखा था हमने पिछले लेक्चर में. और मैंने लास्ट में मेंशन किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एडवांस्ड पैटर्न. तो एडवांस्ड पैटर्न और मेंस पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एडवांस पैटर्न किस तरह का होगा कि अगर मान लो मेंस पैटर्न में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एडवांस में ऐसा नहीं होगा. एडवांस में थोड़ा सा वो घुमा के पूछेगा क्वेश्चन को, हल्का सा. मतलब अगर एक मेंस का क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा अगर एक और ट्विस्ट कर देंगे तो हमें एक एडवांस का क्वेश्चन मिल जाता है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थ्योरी वही रहेगी, तरीका वही रहेगा, बट थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं क्वेश्चंस. तो वन बाय वन हम सब क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करने के टैक्टिक पे हम डिस्कशन करेंगे. तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए, अभी तक अगर तुम्हें याद हो थ्योरी में मैंने तुम्हें एनसीआर इक्वल टू एनसीएस दिखाया था और मैंने बताया था कंडीशन क्या बनती है. अब इसने देखो थोड़ा टेढ़ा करने के लिए, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए इसने क्या किया, एनपीएस और एनपीआर, मतलब उसने परम्यूटेशन में वही रिजल्ट यूज़ किया है. तो वो कह रहा है कि 0 से लेके मतलब आर, एस और एन तीनों ही वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और एस की वैल्यू आर से बड़ी और एन की वैल्यू एस से ग्रेटर या बड़ी है. तो वो कह रहा है आर प्लस एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और आंसर इन टर्म्स ऑफ एन है, तो हमें एन की वैल्यू में ही आंसर लेके आना है. तो आइए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. तो कभी भी अगर थोड़ा क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो जो कुछ गिवन है उसको यूज़ करो और सिंप्लीफाई करो क्या आ सकता है. ठीक है, वही करूँगा मैं यहाँ पे. तो इसने कहा है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन पी एस. एन पी आर और एन पी एस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए. तो और सिंप्लीफाई करें तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस एस फैक्टोरियल के बराबर. एन फैक्टोरियल दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगी वैल्यू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस एस फैक्टोरियल. अब जैसा कि इसने क्लियरली मेंशन किया है कि r जो है वो लेस देन है s से, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसको एक बार छोड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको बाद में यूज़ करूँगा मैं. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि n माइनस आर भी n माइनस एस से छोटा होगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, जैसे नेगेटिव करोगे तो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो n माइनस आर की वैल्यू n माइनस एस से बड़ी होगी, क्योंकि r की वैल्यू इसने क्या कहा है, s से छोटी है. तो मान लो अगर r की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 4 है, तो अगर n में से तुम 3 सब्ट्रैक्ट करोगे और एक n में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस आर बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि n माइनस आर इज ग्रेटर देन n माइनस एस. दोनों साइड फैक्टोरियल ले लो, n माइनस आर फैक्टोरियल मस्ट बी ग्रेटर देन n माइनस एस फैक्टोरियल. इक्वेशन नंबर 2, इसने कहा n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस एस फैक्टोरियल बराबर है. इसने कहा n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस एस फैक्टोरियल से बड़ा है. सॉरी, फैक्टोरियल आ जाते हैं, n माइनस आर और n माइनस एस के बारे में बात करेंगे. तो उसने कहा कि n माइनस आर की वैल्यू n माइनस एस से बड़ी, और इसने कहा फैक्टोरियल बराबर. मैं ऐसे 2 ही नंबर जानता हूँ जिनके फैक्टोरियल बराबर हैं. वो कौन कौन से हैं, 0 और 1. 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है. देयरफॉर using 1 and 2 we can say that n minus r is equals to, देखो n minus r बड़ा है, n minus s छोटा है, और दोनों या तो 0 है या 1 है. तो n minus r को क्या बनना पड़ेगा, n minus r बड़ा है, तो हमने n minus r की वैल्यू 1 ले ली और n minus s की वैल्यू 0 ले ली. n की वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू आ गई n माइनस 1 और s की वैल्यू आ गई n. इसने कहा हमें r प्लस s निकाल के दिखाओ, हमने कहा n प्लस n माइनस 1, 2n माइनस 1 इज द आंसर. तो कौन सा ऑप्शन आ गया, अगर पीपीटी में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो 2n माइनस 1
इज द सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने किया क्या, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हमने पढ़ा हुआ है एनसीआर और एनपीआर के, एनसीआर और एनसीएस की इक्वालिटीज़, इसने परम्यूटेशन में पूछ ली, तो हमने वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज किया, हमने इसको एक नया डेरिवेशन से हमने उसको सिंप्लीफाई किया और डिराइव किए नए रिजल्ट्स। क्लियर है ये चीज़? तो आइए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1/4 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 एंड सो ऑन अप टू 31/64। तो सबसे पहले जानने वाली ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि नंबर ऑफ टर्म्स, ऊपर देखिए 1 से लेके 31, मतलब कि n चल रहा है ऊपर, तो मतलब 31 टर्म्स यहाँ पे है, और फाइनली ये 8 पावर x के टर्म्स में रिजॉल्व होने वाला है। तो मतलब कि कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा जिसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर 8 पावर x बन जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो e की वैल्यू है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/10, करते 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 एक पॉइंट पे यहाँ पे है वैल्यू 31 और यहाँ पे है 64। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या रहा है, साइमल्टेनियस टर्म्स में कुछ हो रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये 2 और ये 4 2 बचेगा, ये 3 ये 6 2 बचेगा, ये 4 ये 8 2 बचेगा, करते करते ऐसे कुछ कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा और 31 यहाँ पे जो 62 है उससे कैंसिल आउट होगा और एक और 2 देगा। तो ये सारी हैं 30 टर्म्स। तो 2 कितनी बार आ गया, 30 बार आ चुका है, और यहाँ पे एक 64 मतलब 2 पावर 6। तो नेट आ गया 1/2 पावर 30 इंटू 2 पावर 6, 1/2 पावर 36, या फिर 1/8 पावर 12, या फिर 8 पावर -12। तो 8 पावर -12 इज इक्वल टू 8 पावर x, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था, वैल्यूज निकल रही थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 से 50। तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर निकालना सिखाया फॉर अ फैक्टोरियल। अब इसने एडवांस पैटर्न बनाने के लिए क्या किया, उसमें कॉम्बिनेशंस डाल दिया है कि तुम 100 का अलग से निकालो और 2 50 हैं उनका अलग से निकालो और फाइनली सिंप्लीफाई करो। तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 7 फैक्टोरियल इन 100 से 50। तो पहली चीज़ 100 से 50 है क्या, 100 से 50 है 100 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। तो याद करो 9th में जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे तो हमने क्या कहा था कि अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट की पावर ऐड हो जाएगी। तो 100 के एक्सपोनेंट की पावर, 100 में 7 का एक्सपोनेंट निकाल लो, 50 में निकाल लो, 50 वाला ट्वाइस हो जाएगा और 100 वाले में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल कितना आएगा, देखो 100 यहाँ लिखा 7 कितना आ जाएगा, देखो 134, रिमाइंडर नहीं लिखना, याद रखो, फिर 7 2 नेट आ गया 16। अभी एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल कितना आएगा, देखो 7 8। तो मतलब कि इसमें 7 की पावर 16 है, इसमें 7 की पावर 8 है और इसमें 7 की पावर 8 है। तो नेट कितना आ जाएगा, नेट एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन
100C5 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 100 में 7 का एक्सपोनेंट माइनस 50 में 7 का एक्सपोनेंट माइनस 50 में 0, मतलब कि एक भी पावर नहीं बची है यहाँ पे 7 की 100 से 50 में। क्लियर है ये चीज़ भी, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 0। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन द जो वैल्यू थ्योरम्स हमने पढ़ी है या फिर जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्लियर है ये चीज़? तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। Let Tn denote the number of triangles which can be formed using the vertices of regular polygon of sides n if Tn plus 1 minus Tn is equal to 21। तो n की वैल्यू क्या है? देखो, एक पॉलीगन हैविंग इट्स साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, तो याद करो ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमें अगर ट्रायंगल बनाना है तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर, ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में मैंने ये टॉपिक कवर किया था जब मैंने कहा था कि अगर एक पॉलीगन में n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट आर nc3। तो Tn प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखता हूँ मैं। तो ये है आंसर नंबर 4। Tn प्लस 1 कितना आ जाएगा? n प्लस 1 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। सिमिलरली Tn कितना आ जाएगा? nc3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूं तो n प्लस 1 c3 माइनस nc3 इज इक्वल्स टू 21। अब याद करो NCR की प्रॉपर्टी, n प्लस 1 या NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। अगर मैं इस NCR को वहाँ ले जाऊँ तो n प्लस 1 CR माइनस NCR की वैल्यू कितनी है? NCR माइनस 1, R को 3 रख दो और n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा नेट? इस फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करूँ तो कितना आ गया देखो, ये आ जाएगा NCR माइनस 1 NC2 इज इक्वल्स टू 21। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को पता लग गया है कि NC2 की वैल्यू कितनी है? 21 के बराबर है। तो हमें n के लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो NC2 क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21। n माइनस 1 42, n इंटू n माइनस 1, दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 42 क्या है? 7 इंटू 6, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 7। दैट्स इट, हो गया ये क्वेश्चन भी। तो इसने क्या किया? दो चीज़ों को मल्टीप्लाई, दो कंबाइन कर दिया। एक तो हमारा जो हमने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ा था वो, और उसके बाद इसने एनसीआर की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। तो यही, इसी को एडवांस क्वेश्चन बोलते हैं। अगर ये मेंस होता तो ये दो क्वेश्चन होते। कौन कौन से? कि एनसीआर की जो प्रॉपर्टी है उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके सॉल्व क्वेश्चन बनाओ, या फिर एक ट्रायंगल जो वाली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है उसकी प्रॉपर्टी। अगर दोनों का फ्यूजन हो जाए तो हम बोलते हैं कि एक एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। सिंपल एज दैट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। n प्लस 2 C8 इज टू n माइनस 2 P4 की वैल्यू गिवन है, तो n क्या होगा? तो ये तो काफ़ी सिंपल है, हमें NPR और NCR की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n माइनस 2 C8, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय C8 है, तो 8 फैक्टोरियल तो n प्लस 2 और n माइनस 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 P4, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57 अपॉन 16। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी हमने डेरिवेशन जो हमने डेफिनेशन थी वो अप्लाई करी और सिंप्लीफाई किया। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि n माइनस 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? n प्लस 2 फैक्टोरियल ऊपर बचा, नीचे 8 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल
57/16 और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा n+2 n+1 n इंटू n-1 अपॉन 8 फैक्टोरियल 57/16। अब कोई आम बच्चा होगा या आम स्टूडेंट होगा तो क्या करेगा, इनको बैठ के मल्टीप्लाई करता रहेगा, सिंप्लीफाई करेगा, फिर एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, फिर वैल्यूज चेक करेगा, फैक्टर थ्योरम लगाएगा। पर हम यहाँ पे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा ट्रिकी खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ये देखा कि यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक 4 कंसेक्यूटिव के फॉर्म में बनाना है। तो आइए ऐसा कुछ करते हैं, तो इसकी वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो n+2 n+1 n-1 57 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइड बाय 16, ये 8 और ये 2 गया, ठीक है। 57 क्या है, 19 है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो तुम, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 19, तो डेफिनेटली 19 कुछ वो नहीं है, 19 एक प्राइम फैक्टर है, तो मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू तो 19 है, 19 को मैंने अलग रख दिया और बाकी वैल्यूज़ 19 के आसपास ही रहेंगी। तो मेरे को 7 × 321 दिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें भी, और तुम्हें दिख रहा होगा कि 4 है 19, 4 × 5 पड़ा, देखो दिख रहा है, 4 × 5 को पेयर कर दिया मैंने, 20 बन गया, ये दिख रहा है, बन गया ना। तो 19 आ गया, 20 आ गया, 21, 4 तो कंसेक्यूटिव चाहिए, तो 18 है या 22 है, तो क्या बचा देखो 6 × 3 18। क्लियर है। तो यहीं पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इंस्टेड कि हम एक बाई क्वाड्रेटिक बनाए और फिर सॉल्व करें। हम लोग स्मार्ट हैं तो स्मार्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को पता लगे कि सबसे बड़ी वैल्यू n+2 थी, n+2 की वैल्यू है 21, n आ गया 19, n इज इक्वल टू 19। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया कि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, और 19 - 12 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। इस इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है 7। क्लियर है ये तुम्हें ये चीज़। तो कैसे, तुम्हें किसी भी पार्ट में फंसना नहीं है, तुम्हें एक स्मार्ट वे आउट निकाल के इसका आंसर निकालना है। दैट्स हाउ एडवांस चेक योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। 6th क्वेश्चन, अभी मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम में हमको 4 पार्ट्स को 1 by 1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वो क्या बोल रहा है कि लेट m and n be 2 positive integers such that m is greater than or equal to n, ठीक है। The number of ways to distribute m distinct books among n children, m distinct books को n children में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये साफ साफ गिवन है उसमें कि m की वैल्यू n से बड़ी है। तो पहली बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के, देखो क्या है कि m डिस्टिंक्ट बुक्स को n लोगों में बांटना है, तो पहली बुक कितने बच्चों को बचा सकती है, n ऑप्शन। तो हमें पता लग गया मल्टीप्लिकेशन जो रहा था, पहली के पास n ऑप्शन, दूसरी के पास भी n ऑप्शन, तीसरी के पास भी n ऑप्शन है, करते करते कितनी बार m टाइम्स। देखो बड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर तुम क्वेश्चन की तरफ देखो तो क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस दे रखा है 4th, देखो इसको जो हमारा आंसर है ये, और इसमें डिफरेंस देखो mcn × n फैक्टोरियल और n पावर m। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर ऐसा कोई बोल दे कि जो बच्चे हैं उनमें से किसी को भी एक्स्ट्रा किताब ना मिले, सबको एक एक ही दो, फिर हम ये बोलेंगे कि पहले तुम n किताबें छांटो फिर बांटो उनको, ऐसा किसी को एक से ज़्यादा किताब नहीं मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं क्या रेपुटेशन वाला केस मान के चल रहा हूँ और मैं इसको 4th नहीं बोलूँगा। क्लियर है ये बात। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, n पावर, पहली किताब को डिस्ट्रीब्यूट करने के n चिल्ड्रन है, m डिस्टिंक्ट बुक्स अमंग n चिल्ड्रन। तो n चिल्ड्रन है, पहली किताब को डिस्ट्रीब्यूट करने के n तरीके, दूसरी किताब के पास भी n तरीके, तीसरी के पास भी n तरीके, एंड अप टू m टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा n पावर m। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट।
आता हूँ बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट बोल रहा है अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट बुक्स एट m प्लेसेस। m प्लेसेस है, उसमें n डिस्टिंक्ट बुक्स को अरेंज करना है। तो अब ऐसा हो सकता है क्योंकि एक प्लेस पे एक से ज़्यादा किताब नहीं आ सकती, तो पहली प्लेस पे किताब रखने के कितने ऑप्शन है? n ऑप्शन है। फिर अगली पे n-1 ऑप्शन है। तो आइए इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करता हूँ मैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि m किताबें हैं, उनमें से कोई भी n को सेलेक्ट करो और अपनी रो में लगा दो। क्या करेंगे? mcn इंटू n फैक्टोरियल। पहली जगह, या तो और सिंप्लीफाई अगर तुम लिखना है तो ऐसे लिखो, पहली जगह इसके पास ऑप्शन है m बुक्स, तो पहली जगह पे तुम n ऑप्शन रख सकते हो, m, फिर m-1, फिर m-2 एंड सो लास्ट में क्या आ जाएगा? m-n, इस तरह से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा। सेकंड का क्या आंसर आ गया? सेकंड का हो जाएगा s। तो फर्स्ट को हमने अरेंज किया n पावर m, दूसरे को अरेंज किया s तरीके से। थर्ड पे आता हूँ, सिलेक्टिंग m पर्सन आउट ऑफ n पर्सन सो दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन आर नॉट सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन की खूबसूरती देखो, क्या कह रहा है? m लोगों को n में से सेलेक्ट करना है। ज़्यादा कौन है? m ज़्यादा है। तो मतलब कि क्या तुम कुछ लोगों में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अगर कम चीज़ें दी है, उसमें से बहुत सारे उठा लोगे? कोई 10 चॉकलेट देके बोले कि इसमें से 20 डालो, तो क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं ना वो तुम्हें? मतलब कितने उठा सकते? कितने तरीके ऐसा करने के? एक भी तरीका नहीं है। मतलब कि आंसर क्या हो गया? 0। सी का क्या आंसर आ जाएगा? 0। क्लियर है ये चीज़? सिमिलरली मैं डी पे अगर आऊँ, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम 1 to n टू 1 to m। तो आइए देखते हैं इसको। फिर से मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए कि 1 से लेके n, तो 1 2 3 4 n, और यहाँ पे है 1 2 3 4 m। फंक्शन चाहिए, मतलब कि हर एक की इमेज होनी चाहिए और यहाँ पे सबकी एक ही प्री इमेज होना चाहिए, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्लियर है? ऐसा नहीं है कि तुम 1 पे 1 भी ला रहे हो और 1 पे 2 भी ला रहे हो, फिर वो फंक्शन नहीं है, फिर वो एक रिलेशन बन जाएगा। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है भरने को? 1 के पास m ऑप्शंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें m में से वो कोई भी एक चूज कर सकता है। दूसरी बात, 2 के पास कितने ऑप्शन है? अब हो सकता है 1 के पास 1 चला जाए, तो क्या उससे 2 को फर्क पड़ेगा? अगर 2 पे भी वैल्यू 1 आएगी तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फंक्शन मैनी 1 1 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो उसके बाद भी m ऑप्शंस है, फिर m ऑप्शंस है, करते करते कितने n टाइम्स, हर एक के पास यहाँ पे m ऑप्शंस है। तो कितना आ जाएगा आंसर? m पावर n। तो d का आंसर कितना आ गया यहाँ पे? अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ इस वैल्यू को, तो डी पार्ट का ऑप्शन क्या? देखो, ईच एलिमेंट इन डोमेन हैज n ways, m ways। तो आंसर क्या आ जाएगा? m पावर n। क्लियर है? मतलब कि इसका कितना आंसर आ जाएगा? m पावर n क्यू ऑप्शन। ठीक है, तो 1 by 1 हमने सारे के सारे मैचिंग सॉल्व कर ली। क्लियर है ये चीज़? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचितिचर, या कैसे भी उसको प्रोनाउंस कर लो, जो भी है। मतलब ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं कि वर्ड होगा भी, पर अगर सिर्फ लेटर्स को यूज़ करें तो रचित एंड IHCAR। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 7। तो पहले मैं लेटर्स लिख लेता हूँ ताकि बार बार बोलना ना पड़े मुझे। RACHITIHCAR। ठीक है, मान लिया कि ऐसा कोई वर्ड होता भी है, तो उसके ऊपर बेस्ड अपॉन हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अचित। ठीक है, इसमें अचित डाल दिया उन्होंने।
तो वो कह रहा है कि ऐसे कितने वर्ड हैं इसमें अचित आ जाए। तो एक काम करो, अचित को गाड़ी में पैक कर दो, अचित को एक डब्बे में डाल दो। जब अचित एक डब्बे में चला गया तो रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और डब्बा 7। अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन देखते हैं। अगर मैं डब्बे के बाहर का रिपीटेशन देखूं, 2 R दिख रहे हैं मुझे, 2 फैक्टोरियल, और कोई रेपिटेशन नहीं है। डब्बे के अंदर देखें तो कोई रेपिटेशन नहीं है, तो डब्बे के अंदर अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RHCAR और यहाँ पे AHIT, ठीक है, और रेपिटेशन इतने ही हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2520 के बराबर। ठीक है, और ठीक है, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टोटल है 8 फैक्टोरियल, 7 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, 6 बाहर और एक अंदर डब्बा मिला के, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 R थे। और फाइनली डब्बे के अंदर अरेंजमेंट नहीं कर सकते। वेट, डब्बे के अंदर अरेंजमेंट नहीं करना है, उससे अचित बिगड़ जाएगा। अचित को अचित ही रखना है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है। तो आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2520। क्लियर है? अचित को एज इट इज ही रखना है, चेंज नहीं करना। क्लियर है? आओ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो पहले जीपीटी में पढ़ते हैं कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद रा एंड एंडिंग विद अर, मतलब ऐसे सारे वर्ड निकालो, स्टार्टिंग में आर ए आ जाए और एंडिंग में ए आर आ जाए। तो भैया जो जो कंडीशन दी होती है मैं उसको पहले फिक्स कर देता हूँ। तो फिर से मैंने स्टार्टिंग में आर ए लगा दिया, एंडिंग में ए आर लगा दिया, बीच में देखो टोटल थे 11 वर्ड, 11 में से 4 लेटर गए, 7 बचे। 7 क्या क्या हैं? CHIT चिट एंड HC IHC। ठीक है, इस वर्ड की अच्छी बात यह है कि एक पैलेंड्रोम है। पैलेंड्रोम समझते हो? मतलब कि आगे पीछे सेम दिखता है ना, उल्टा पुल्टा एक समान, उल्टा सीधा, पढ़ते थे बचपन में, तो उस तरह से। तो RA और AR फिक्स है। बचा कितने? बचेंगे टोटल 7 लेटर्स। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2C 2H 2I, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दैट्स इट, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 630। सुपर फास्ट कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ठीक है, सी पार्ट पे आता हूं मैं। तो सी पार्ट क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवल्स अकर एट द ऑड प्लेसेस। उनको ऑड प्लेसेस पे आने दो। वॉवल्स ऐसे ही ऑड होते हैं, उनको तुम और ऑड प्लेस पे डाल दो। 11 5 6 7 8, अब गड़बड़ होगी ना, 9 10 11, 1 2 3 10 11। ठीक है, तो ये 11 हैं। तो पहले ऑड कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड प्लेसेस, 4 ऑड लेटर्स। कौन कौन से? A I I। 6 ऑड में से 4 सेलेक्ट करो, 4 सेलेक्ट करके इनको अरेंज करो। 2 सेम अरेंज हो गए। रिमेनिंग बची हमारे पास 7 जगह, 7 स्पेसेस, 7 प्लेसेस। उस पे 7 चीज़ें अरेंज कर दी। 7 फैक्टोरियल। बची 7 चीज़ों में 2 R है, 2 C है, 2 H है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ये आगे सिंप्लीफाई करके मैं अपनी सुपर फास्ट कैलकुलेशन से तुम्हें बता सकता हूँ कि इसका आंसर आ जाएगा 56700। तुम भी अगर चाहो तो घर बैठ के आराम से ऐसे तेज तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आता हूँ मैं डी पार्ट पे।
तो देखिए डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द वर्ड IIT अपीयर्स। देखो यहाँ भी IIT, मतलब IIT में जाने के लिए तुम्हें पहले IIT वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो IIT तो होना चाहिए, होना भी चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में भी IIT होना चाहिए और यहाँ पे भी IIT फिक्स है। तो टोटल थे 11 वर्ड्स, 11 लेटर, 3 हटा दिए, बचे कितने 8 और बाकी 3 को एक ही मानना है, IIT एक ही वर्ड बन गया। अब तो टोटल कितने हो गए 9 फैक्टोरियल। 2 R रिपीट करेंगे, अब तो रट गए हैं, 2 A रिपीट करेंगे, 2 C रिपीट करेंगे, 2 H रिपीट करेंगे, IIT वाले को हम वेरिएट नहीं करेंगे, तो IIT एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट से और आ जाएगा तुम्हारा आंसर 4 5 3 6 0। डन। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमने एडवांस की मैचिंग को कितना आराम से सॉल्व कर लिया, जस्ट बिकॉज हमने पहले के लेक्चर्स ढंग से थरली पढ़ रखे थे। क्लियर है ये चीज़। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना दिखने में बहुत गंदा लग रहा है ये, कि सिग्मा डाल दिया है, हैशटैग डाल दिया है और क्या क्या, मतलब J लेस देन K और यूनियन इंट सब डाल रखा। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब इसका पैराग्राफ समझो इसको ध्यान से, जितना सिंबल्स हैं उतना ही इजी है। इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें सेट थ्योरी से। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हमने एक लेक्चर में कवर कर लिया है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो ये एक 2 सेट है, ठीक है, 3 सेट हो गए, 3 ले ली, 2 भी नहीं इस बार। तो इसको मैंने बोला A है, इसको मैंने बोला B, इसको मैंने बोला C। तो कोई बोले कि भैया मेरे को NA यूनियन B यूनियन C निकालना है, तो क्या करें। तो पहले तो NA, चुपचाप मैंने NA के सारे ऐड कर दिए, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। फिर मैंने किया NB, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, नहीं ये नहीं है, ये आ गया, ये आ गया और ये भी आ गया। फिर हमने किया NC, जो हम करते आए हैं। तो फिर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब समस्या क्या हुई कि ये लोग थे ना, ये 2 बार आ गए, तो इनको चाहिए थे एक बार ही थे, तो एक ही बार हटाओ इनको। तो -N A इंटरसेक्शन B, तो एक ये हट गया पर साथ में ये फ्री हट गया, तो -N A इंटरसेक्शन C भी कर दिया हमने। फिर उससे ये हट गया पर एक और बार ये भी हट गया। फिर -B इंटरसेक्शन C भी कर दिया हमने, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब गड़बड़ क्या हुई, तुमने इन तीनों को तो ठीक कर दिया पर बीच वाला गायब भी हो गया, उसका एक भी नहीं बचा, तीनों बार हट गया। तो अब इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो +N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो यही कह रहा है कि पहले तुम सारे सिंगल्स को उठाओ, माइनस सारे डबल कर दो, फिर प्लस सारे ट्रिपल कर दो, फिर माइनस सारे 4 वाले, फिर 5 वाले हटाओ, 6 वाले। सिंपल क्वेश्चन। समझ में आगे थ्योरी पार्ट ये बोलना चाह रहा है। अब इसका यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, तो देखता हूँ 8th क्वेश्चन में से क्या एप्लीकेशन है। अभी हमने थ्योरी को समझा, अब हम इसका 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन पे आइए एक बार देखिए जरा कि 5 लेटर आर पुट इन 5 एड्रेस्ड एनवेलप्स रैंडमली, द करेक्ट नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स गो टू द करेक्ट एनवेलप डज विच नो लेटर, एक भी लेटर सही नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि 5 लेटर 5 एनवेलप, एक भी सही ना हो। डी अरेंजमेंट का सिंपल सा फंडा है। इसमें क्या निकालना है, D5 निकालना है। तो पहले सारे सही -1 गलत, +2 सही, -3 गलत, +4 सही, -5 गलत। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग गया है। हमने ये पिछली मेंस की स्लाइड में चेक किया था, D5 की वैल्यू कितनी होती है 44। कितना इजी क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। आता हूँ मैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करता हूँ। देखो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर 0 या 0 से छोटे, सॉरी 100 या 100 छोटे, तो 100 भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, और 2, 3 और 5 से डिविजिबल। अब ध्यान से सुनो, तुमने कहा कि सर मैं क्या करूँगा कि 2 के सारे उठा लूँगा और 3 के सारे ले लूँगा और 5 के सारे ले लूँगा और ऐड कर दूँगा। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हो गई कि तुमने 2 और 3 मतलब 6 वाले थे वो 2-2 बार ले लिए, या 10 वाले 2-2 बार ले लिए, या 15 वाले 3 × 5 वो 2-2 बार ले लिए। तो उनको एक बार हटाओ पहले।
पर जैसे ही तुम एक एक बार हटाओगे फिर से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाएगा और जो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 30 वाले सारे हट गए, उनको फिर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 में सारे कैसे लिखता हूँ, तो नंबर डिविजिबल बाय, जो हमारा आंसर है तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाय 2। कितने हैं 2 से डिविजिबल, 100 को 2 से डिवाइड कर लो, इवन नंबर सारे 50। नंबर डिविजिबल बाय 3 33, नंबर डिविजिबल बाय 5 20, नंबर डिविजिबल बाय 6 60 और 16 नंबर ऐसे हैं। 100 को डिवाइड कर लो और क्या डिवाइसेस निकालने हैं। फिर डिवाइजिबल बाय 10 10, फिर डिविजिबल बाय 15 वाले कितने हैं 6, फिर डिविजिबल बाय 30 वाले कितने हैं सिर्फ 3 है, 30 60 90, बस हो गया सॉल्व। सारे सिंगल्स को ऐड करो, डबल्स को हटाओ, ट्रिपले को ऐड कर दो, हो गया। सिंगल्स कौन कौन है, सिंगल्स हैं 50 सिंगल है 2 वाले, 33 सिंगल है 3 वाले और 20 सिंगल है 5 वाले, माइनस डबल है 6 वाले 16, 10 वाले 10 और 15 वाले 6 और ट्रिपल वाले कितने हैं, उनको ऐड करना है 3। तो ये कितना आ गया 50 70 103 माइनस 22 32 प्लस 3 106 माइनस 32 76 ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हैं। उसने क्या कहा, डिविजिबल नहीं होने चाहिए। टोटल कितने हैं 100, तो नॉट डिविजिबल 100 माइनस 76 24, ये 74 आए और गलत दिया मैंने। 106 माइनस ये हुआ 106 और ये 16 और 6 22 22 और 32, तो 106 माइनस 32 तो 74, हाँ 26 सही है ना, 100 माइनस 74 और यहाँ आ गया 26, तो आंसर कितना है 26 है। क्लियर है ये चीज़। तो हमने फिर से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल निकाला, तो सारी की सारी वैल्यूज निकाली, पता लगा आंसर 26 है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ मैं। तो आखिरी क्वेश्चन है इस जेईई एडवांस का और इंटीग्रल सॉल्यूशन बेस्ड है, ये अपन ने पढ़ रखा है, और इसमें थोड़ा सा चेंज करवाएगा, थोड़ा सा इसको और इसने अच्छा बना दिया है क्वेश्चन को। कैसे वो देखो ध्यान से। तो इसने कहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x4 की वैल्यू 30 और xi, ये है गड़बड़। ये कह रहा है xi की वैल्यू 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 30। तो ना x1 10 से ऊपर जाएगा, ना x2 10 से ऊपर जाएगा, ना x3 10 से ऊपर जाएगा, ना ही x4 10 से ऊपर जाएगा। तो कुछ ऐसी मशीन फिट करनी है कि ऑटोमेटिक 10 से ऊपर जा ही नहीं जाए। अगर मैंने सिंपली इनको सॉल्व कर दिया तो 11 12 13 30 तक सारे आंसर कैलकुलेट कर लेगा वो। तो कुछ ऐसा फिट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं एक नया वेरिएबल लेके आऊँगा x1 की जगह, जो कि होगा 10 माइनस x5, फिर 10 माइनस x6 10 माइनस x7 प्लस 10 माइनस x8 इज इक्वल टू 30 सच दैट x5 x6 x7 x8 they all belongs to 1 से लेके belongs to natural number कौन से 1 से लेके कौन से कहाँ तक 9 10 तक, ताकि 10 माइनस 10 भी हो जाए तो 0 0 अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने मना नहीं किया। मना कहाँ से किया है, 10 से मना किया, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट की सीरीज, ताकि अगर x5 की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 9 बने। अगर x5 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये 10 बन जाएगा, 10 अलाउड नहीं है। अब देखो x5 कुछ भी लेके 1 से लेके 10 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 से लेके 9 बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, 40 माइनस x5 माइनस x6 माइनस x7 माइनस x8 इज इक्वल टू 30। x5 x6
x7 प्लस x8 इक्वल टू 30 नहीं 40 माइनस 30 10। ठीक है, चार चीज़ों को 10 लोग बांटना है सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1, क्योंकि वैल्यू 1 से ऊपर है। पहला वाला केस की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए हर एक की। तो क्या हो जाएगा n माइनस आर सी सॉरी n माइनस 1 सी आर माइनस 1, n की वैल्यू 10 r की वैल्यू 4, 9c3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9 8 7 6 3 फैक्टोरियल 6, यहाँ 3 यहाँ 4, 12 इंटू 7 84। ऐसे 84 नंबर ऑफ केसेस हैं ऑप्शन ए जो इसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर चेंजेस किए जाएं मेंस में तो हमारे पास एडवांस के क्वेश्चन आ जाते हैं। इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये, इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दैट्स इट। तो आई होप कि जितना हमने पढ़ा उससे तुम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। स्टिल इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट you can go through the theory part again and solve some more questions. Thank you.